प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 के अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन थे वे नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं मानचित्र में कौन कौन से राजवंश हैं। तो देखिए, इनके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। चोल, चेर तथा पांड्य। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें मुवेनदार कहा जाता था। मुवेनदार का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया। फिर देखिए, एक कलिंग है। अब कलिंग में हमने क्या पढ़ा था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, जिसमें से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ठीक है। और आपको ये प्रयाग बनारस तो पता ही है, प्रयाग इलाहाबाद, अब फिर से इसका प्रयागराज हो गया। बनारस आपका वाराणसी, ठीक है। चयमान ये चौहानी ने कहा जाता है। ये आपका कन्नौज है, जहाँ हर्षवर्धन की राजधानी थी, ठीक है। इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंतों के बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो लोग आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे वे क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। और इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इन्हें सैनिक सहायता देने के बदले राजा लोग भूमि दान में दे दिया करते थे, और इसी दान की हुई भूमि से वे कर वसूल कर अपना और अपनी सेना का भरण पोषण करते थे। अब इसके बदले राजा लोग उनसे क्या उम्मीद करते थे? तो राजा उनसे उम्मीद करते थे कि राजा को वे स्वामी की तरह मानते थे, तो वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लेकर आएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे और खुद ही राजा बनने की कोशिश करते थे, और बन भी जाते थे ज़्यादा भूमि होने पर। अब देखिए, इस तरह का एक उदाहरण हमें दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, ठीक है। इस तरह का एक उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? दक्कन में राष्ट्रकूटों का। आइए मैं मानचित्र में आपको राष्ट्रकूट को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपका रहा, ये दक्कन में आपका ये रहा राष्ट्रकूट, ठीक है। आइए हम चलते हैं वापस से अपनी जगह पर जहाँ हम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, ठीक है। दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वे पहले कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के अधीन थे, उनकी सेवा में थे। तो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने, उसका क्या नाम था? दंतीदुर्ग था, जो राष्ट्रकूट प्रधान था। तो अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसने उनकी सेवा को से इनकार कर दिया और उनसे ही युद्ध करके उन्हें हरा दिया। उसके बाद उन्हें हराने के बाद वो छत्री तो था नहीं, तो छत्री बनने के लिए क्या किया? तो छत्री बनने के लिए उसने हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया, ठीक है। और ये क्या है? हिरण्यगर्भ का मतलब होता है आपका सोने का गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक मतलब जो यह अनुष्ठान कर रहा है, यहाँ पे कौन अनुष्ठान कर रहा था? दंतीदुर्ग। तो दंतीदुर्ग जन्म क्षत्रिय न होते हुए, जन्म मतलब जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। किस अनुष्ठान से? आपके हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से। बिल्कुल याद रखिएगा, ये बात MCQ सॉल्व करते समय जरूर आएगी। अब देखिए, दूसरा उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कौन थे? हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। आइए मैं गुर्जर प्रतिहार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गुर्जर प्रतिहार, ये रहे आपके। ये पहले क्या थे? ये थे आपके पहले ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने ये शस्त्र उछाड़ लिए, ठीक है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपके लिए? कि क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो ऐसा नहीं है। ये देखिए आपका ये उदाहरण है। ये जो आपके मयूर शरणम है और गुर्जर प्रतिहार है, ये लोग तो ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? शासक बने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल। अब देखिए हम पढ़ते हैं राज्यों में प्रशासन। तो राज्यों में प्रशासन कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की कई अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। देखिए
इतना बड़ा बड़ा उनका नाम था, महाराजा अधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती। उसके बाद भी किसानों, व्यापारी, ब्राह्मणों के साथ, संगठनों के साथ ये अपनी सत्ता साझेदारी करके रखते थे। मतलब वही है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबको साथ में लेके चलना ही होता है, ठीक है। अब देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। क्यों? कर के रूप में। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, ठीक है। इनको क्या कर लगान मारकर वसूला जाता था, ऐसा मान लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, व्यापारियों से भी ये कर वगैरह वसूले जाते थे। अब देखिए कैसा कर था, 400 कर। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, ठीक है, एक तरह का ये कर है। ये कैसा कर होता था, तो ये नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। श्रम मतलब परिश्रम, काम कराया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भूरा जैसे, जिसे कहते हैं बेगार, कुछ दिया भी नहीं जाएगा, काम भी कर डालेंगे। मकान पर छाजन डालने पर भी कर लगाया जाता। छाजन आप जानते हैं ना, छत। अब खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, वाह, इन छोटी छोटी चीज़ों में भी कर लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। आप देखिए, क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो इस तरह के तो कोई कर नहीं वसूले जाते कि कहीं चढ़ना या फिर अपनी छानी बनाना तो हमें कर देना पड़े। अब देखिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? तो मध्यकाल में देखिए राजतंत्र कायम था। इस समय ये जो है हो रहा है, इस समय क्या था आपका, राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत होते थे। वंशानुगत का मतलब कि राजा का पुत्र है तो वही राजा बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता था। लेकिन आज क्या है, आज की प्रशासनिक व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। मध्यकाल में जनता ना तो किसी राजा को चुनाव कर सकती थी और ना ही हटा सकती थी। कब? मध्यकाल में, जब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ ना चुनाव कर सकती थी ना हटा सकती थी, लेकिन अब लोकतंत्र है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो प्रशस्तियाँ क्या कहलाती हैं? तो प्रशस्तियाँ आपकी होती कमेंडेशन या शॉर्ट इंट्रो या फिर प्रशंसा। प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं होते, मतलब रियलिटी कुछ और ही होती है। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। इन प्रशस्तियों में शासक क्या होते थे, खुद को बढ़ा चढ़ाकर लिखवा देते थे, जैसे कि हम बहुत सूरवीर हैं, विजय योद्धा के रूप में खुद को बताते थे इन प्रशस्तियों में। अब ये प्रशस्तियों को लिखता कौन था, कौन रचता था? तो विद्वान ब्राह्मण द्वारा इन्हें रचा जाता था। अब ये अक्सर क्या करते थे, प्रशासन में मदद करते थे। तो जो भी शासक होते थे उनके शासन करने में मदद करते थे ये विद्वान ब्राह्मण। अब देखिए, यहाँ पे नागभट्ट नाम के एक शासक की प्रशस्ति दी हुई है। तो कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। हमने पिछले साल, तो इसमें पिछले साल नहीं, हमने पिछले सप्ताह ही हमने वीडियो लेक्चर्स में गुप्त शासकों की प्रशस्तियों को कवर किया। और भी कई सारी प्रशस्तियाँ हमें कक्षा 6 में पढ़ने को मिली थी। तो आपको आई बटन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखिए, प्रतिहार के नरेश थे आपके नागभट्ट, तो उनके कामों का वर्णन है कि आंध्र, सैंधव मतलब सिंध, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा। देखिए कौन सा हिस्सा था, ये तटीय हिस्सा था उड़ीसा का। कलिंग से ही आपके कलिंग युद्ध से ही आपके अशोक का युद्ध, हृदय परिवर्तन हुआ था। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए, तो नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था, उन्हें हराया था। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासियों को, तुरुस्क तुर्कियों और वत्स मत्स्य, ये 16 महाजनपदों में से 2 ये भी हैं, ठीक है, याद रखिए। 16 सबसे बड़े महाजनपद हैं, मगध वगैरह में वत्स और मत्स्य भी हैं। इन दोनों को उत्तर भारत के राज्य, आप दोनों उत्तर भारत की, इन दोनों कहाँ आते हैं, किस उत्तर भारत राज्य में? तो आपके उत्तर प्रदेश में। अब राजाओं को पराजित किया था किसने? नागभट्ट ने, याद रखिएगा। ऐसी तो इनकी प्रशस्ति थी। अब देखिए, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, ठीक है। तो जो भी जमीन दिया जाता था तो उसको क्या किया जाता था, ताम्र पत्रों में लिखा जाता था, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं किस भाषा में है, तो आइए पढ़ते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मुहर लगी है। राशि मतलब राज्य की।
जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अब और हमें राशि मुहर कहाँ पढ़ने को मिली थी, तो आपको हड़प्पा सभ्यता में भी इन मुहरों के बारे में पढ़ने के लिए मिला था। अब देखिए, भूमि के साथ साथ इन ब्राह्मणों को और क्या क्या दिया जाता था, जो राजाओं की प्रशस्तियाँ, झूठी प्रशंसा लिखा करते थे। तो चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। इससे हम पता लगाएंगे कि क्या क्या दिया करते थे। तो हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे और फलोद्यान, पेड़ है, कुएं हैं, खुली जगह है, चारागाह यानी पशुओं के चरने के लिए चारा है, एक गांव है, बाबी हैं, चबूतरे हैं, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। क्या क्या नहीं देते थे। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। जिसको ये दिया जा रहा है, तो ब्राह्मणों को ये दिया जाता था, वे ये कर वसूल सकते थे। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। बहुत सही। अब लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख, उनकी सूची बनाए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता था। तो ये आप खुद कर लीजिए। नहरें बनाई जाती थी, इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए तो आप सभी को पता है, बहुत सारा आसान चीज़ है। अब देखिए, आपके लिए है 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा गया। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नाम एक रचनाकार द्वारा रचा गया। अभी नाम नहीं पता, तो संस्कृत काव्य है, इसे कल्हड़ नाम के एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। ठीक है, उसके काव्य में हमें आलोचना देखने को मिलती है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब देखिए, आलोचना कर रहा था कौन, अपने शासक के प्रति आलोचना करता है, इसलिए असाधारण ग्रंथ था। कौन से 12वीं सदी में किसने लिखा था, तो आपके किसने कश्मीर के पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कल्हड़ नाम के एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो किसने रचा है, कल्हड़ ने। किसने, कल्हड़ ने। धन के लिए युद्ध, तो आज भी धन के लिए युद्ध होता है और पहले भी धन के लिए युद्ध होता था। कैसे, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। उन्हें अपने खुद के राज से संतोष नहीं होता था। वो अपना राज हमेशा बढ़ाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते ही रहते थे, युद्ध करते ही रहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज को मैप में मैंने आपको कई बार दिखाया है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीन थे। ये तीन शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन से 3 पक्ष थे, आपका पहला पक्ष था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल वंश। ठीक है, तो 3 पक्ष थे। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66 में, तो 62 से 66 में आपकी कोई चीज़ नहीं छूटी जा रही है, केवल वहाँ पे आपके बड़े बंदरों का निर्माण हुआ है। तो जब हम आगे अध्याय पढ़ेंगे तो वो चित्र आप देख लेंगे। शासकों ने बड़े बंदरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया करते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मंदिर अधिक संपन्न होते थे क्योंकि वहाँ पे व्यापारी सभी लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। आप अध्याय 5 में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम अध्याय 5 को कवर करेंगे तब हम इन्हें पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण को विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। अब वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो आपका ये जो अफगानिस्तान का सुल्तान था, ये हमेशा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या करता था, आक्रमण करता रहता था, और मंदिरों पर तो खासकर भी आक्रमण करता था। अब महमूद जो धन उठा ले गया इन मंदिरों से, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब उसने एक राजधानी का निर्माण किया जिसमें उसने इस धन को खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नाम एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा।
तो सुल्तान महमूद ने अपना लेखा जोखा किसे समझा, अपना हिस्ट्री लिखने के लिए अल बिरूनी ने आपको अपनी प्रशस्ति, आप कह सकते हैं प्रशस्ति लिखवाने के लिए किसे सौंपा, अल बिरूनी को काम सौंपा। याद रखिएगा ये नाम किसे सौंपा, अल बिरूनी को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। देखिए लिखा किसने, अल बिरूनी ने। नाम क्या है, अल हिंद है। किसके बारे में, सुल्तान महमूद के बारे में, जो गजनी का सुल्तान था अफगानिस्तान का। अब देखिए युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान मतलब चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, ठीक है, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब उन्हें अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना है तो वहाँ के शासकों से टक्कर युद्ध तो करना पड़ेगा। तो चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय। 1168 से लेकर 1192 तक उसका शासन रहा। किसका, पृथ्वीराज तृतीय का। याद रखिएगा चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों हार गया। एक साल लड़ा तो उससे जीत गया, अगले साल लड़ा तो उससे हार गया, ठीक है, कोई कारण रहे होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अब चोल राज्य में हम नज़र डालते हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उरैयूर से तंजावुर तक। तो पहले हम चोल राज्य में पढ़ेंगे आपके कहाँ से कहाँ तक, उरैयूर ये है आपका, उरैयूर से तंजावुर तक। ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इस डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब चोल वंश सत्ता में आया कैसे, तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत मतलब वही आपके सामंत मातहत, अभी हमने शुरू में पढ़ा इसी अध्याय में। और ईआर के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया, ठीक है, उन्होंने मंदिर बनवाया। अब धीरे धीरे उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, दबाव। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। इस प्रकार उनके राज्य का विस्तार होता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र कौन हुआ, तो राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला कर दिया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब देखिए यहाँ पे आपका इस मैप में हम जब देखते हैं, आपके मैप में है क्या है, उरैयूर और तंजावुर। तो यहाँ आपका ये श्रीलंका और ये समुद्र तटीय इलाका, इसलिए क्या बनाई, आपकी जल सेना बनाई, ठीक है, किसने, आपके राजेंद्र प्रथम ने। अब हम पढ़ेंगे भव्य मंदिर और काशी मूर्ति कला के बारे में। भव्य मंदिर, काशी मूर्ति कला। तो आइए मैं आपको भव्य मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए आपका भव्य मंदिर है, कहाँ का है, गंगईकोंड चोलपुरम का ये भव्य मंदिर है। और काशी मूर्ति कला, ये देखिए ये आपकी काशी की मूर्ति है, ठीक है, कहाँ की है, चोल की है, चोल शासक की। अब इनके बारे में हम आइए विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम के पिता थे आपके राजराज, जो कि चोल शासक थे। तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर। स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं, इतने सुंदर है कि एक चमत्कार लगते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के क्षेत्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर यानी मेहनत करने वाले, बावर्ची मतलब आपके शेफ, ठीक है, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, दूसरे शब्दों में ये सभी इधर काम करते थे। अब दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, मंदिर जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की केंद्र भी थे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमें एक ही पहलू में नहीं सोचना है, हमें उसके अन्य पहलुओं के बारे में भी सोचना है। जैसे मंदिर है तो मंदिर केवल पूजा और आराधना के लिए स्थान नहीं है, बल्कि वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के इन तीनों पहलुओं से भी हमारे जीवन में महत्व रखता है, ठीक है। अब मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, है ना।
चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अब जो चोल की प्रतिमाएं ये बनाई गई, ये संसार की उत्कृष्ट सर्वोच्च प्रतिमाओं में गिनी जाने लगी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो प्रतिमाएं हैं, सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं चोल शासकों की थी और कांस्य की थी, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई एक दूसरे से संबंधित हैं। अब चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमी होती है, ठीक है, जमा हो जाती है, और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? तो आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। अच्छा विकास हो रहा था सिंचाई के माध्यम से। अब चित्र ये आपको पता है, चोल कांस्य की प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। ये देखिए कांस्य की कितनी सुंदर ब्यूटीफुल मूर्ति है। आइए देखते हैं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से मतलब ये बारिश नहीं हो रही, फिर भी उनकी सिंचाई तो हमें करना है, तो नहरों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से सिंचाई की जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कृत्रिम रूप के लिए कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर यानी तालाब बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई है। अब अन्न खाना है तो ये सब में दिलचस्पी तो दिखाना पड़ेगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ रखा है पिछले अध्यायों में, कक्षा 6 की। अब देखिए यहाँ कैसे शासन होता था। तो मध्यकाल में प्रशासन किस प्रकार संगठित था? तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, ठीक, उर मतलब किसान ही होते हैं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडु न्याय करने को, कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो ये जरूर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उर कहलाते थे, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। इस तरह के गांवों को नाडु कहा जाता था। बस्तियां आपकी उर कहलाती हैं और किसानों के गांवों को क्या कहा जाता था? नाटू कहा जाता था। बस्तियां उर और आपकी क्या बोलते हैं, गांव नाडू कहलाते थे, याद रखिएगा। अब देखिए वेलाल जाति के धनी किसानों को, अब हमने वेलाल के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा आपको। बड़े किसानों, बड़े भूस्वामियों को वेलाल कहा जाता था, जो कि एक मुखिया के समान होते हैं। तो धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू की कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलालों को गांवों के नाडू में क्या था? अच्छा खासा नियंत्रण दे दिया जाता था। उनमें से नई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेन वेलन, ठीक है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन का किसान, अरैयार मतलब प्रधान वहाँ का जो होता था, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इस तरह की क्या दी? अरैयार, मुवेन वेलन, इन तरह की उपाधियां देकर उन्हें राज्य में राजकीय पद, अच्छे पदों पे, महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर उन्हें बैठाया गया। अब देखिए भूमि के प्रकार। तो भूमि के कैसे प्रकार थे? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है, इस प्रकार की भूमि होती थी। वेलन वगाई जिसमें गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की नहीं होती थी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। आपकी देवदान तिरुनमट्टुकनी, तो ये कैसी होती थी? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पलिच्चितनम, जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। देखिए अलग अलग जिन्हें जिन्हें भूमि दान में दी जाती थी उनके अलग अलग नाम थे, याद रखिएगा। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण, ब्रह्मदेव, शाला भोग विद्यालय, शाला विद्यालय आपको पता है। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई, देवदान और तिरुनमुट्टिकनी मंदिर में उपहार दी गई, मंदिर बनाने के लिए, और पलिच्चितनम जैसे संस्थानों को दान में दी गई। पलिच्चितनम किसके लिए होती थी? आपके जैन धर्मों के लिए। अब देखिए हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे।
तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई की कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र पर के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब देखिए आपके लिए अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। अब देखिए सदस्यता के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। तो उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। ठीक है, बेईमान नहीं। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। वाह, कितने अच्छे से रूल थे। जिसने अपने अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। तो देखिए इस उद्धरण से हमें क्या जानकारी मिलती है, आइए हम पढ़ते हैं। उद्धरण को पढ़ के हमें ये समझ में आएगा। अरनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह, पुलाया किसको कहते हैं, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विलाल प्रतिष्ठित समाज की बाहर मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण जो होते थे वो उनके पास दान की हुई भूमि होती थी, और विलाल जो बड़े भूस्वामी होते थे, ये पुलाया जो होते थे उनसे नीचे होते थे। तो लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों की झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगर पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में, मारूद एक पेड़ का नाम है, पेड़ की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बड़े छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया बहुवचन, ठीक है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो इस उदाहरण को पढ़ के क्या समझ में आया कि बहुत दयनीय स्थिति थी आम लोगों की। ठीक है, ऐसी सभी की नहीं रही होगी, फिर भी कुछ लोग थे जिनकी इतनी दयनीय स्थिति थी। अब देखिए, अब अन्यत्र वही जब हमारे यहाँ कुछ हो रहा था तो अन्य जगह क्या हो रहा था। तो आइए हम अब से पढ़ेंगे, बहुत छोटा है। तागवंश के युग का चीन, क्या कि एमसीक्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अब हम अन्यत्र पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम ताग वंश के युग का चीन पढ़ेंगे। तो ताग वंश में चीन कैसा था। तो चीन में ताग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। किस राजवंश के तहत, ताग राजवंश के तहत, जो लगभग 300 वर्ष तक चला। ठीक है, कब से, 7वीं से 10वीं तक, 7 से लेके 10, 3 वर्ष हो गए, 7, 3, 10। ठीक है, इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे व्यापार के लिए। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासनित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं को यह व्यवस्था किस मायनों से भिन्न थी। तो काफ़ी भिन्न थी, ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे यहाँ ये परीक्षाएं वगैरह। तब फिर से याद करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जोड़े बनाओ। तो गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार आपके गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल आपके बंगाल के, और चोल तमिलनाडु का ही है। बिल्कुल सीधा सीधा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब आपके लिए क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो आपका पहला पक्ष था किसका था, गुर्जर प्रतिहारों का, दूसरा था आपका राष्ट्रकूटों का, और तीसरा किसका था, पालों का था, पाल का। ठीक है, ये तीनों पक्ष थे। किस लिए लड़ रहे थे, कन्नौज नगर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए आवश्यक शर्तें ये रही, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती थी। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और ईमानदार भी होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये सारी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और एक और क्वालिफिकेशन है, जिसने अपने या अपने संबंधी के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये इतनी सारी क्वालिफिकेशन होती थी। आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके लिए चौथा क्वेश्चन है,
क्या है चौथा क्वेश्चन, चहमानों की नियंत्रण, चहमानों मतलब चौहानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो उनके नियंत्रण में पहला नगर प्रमुख था कन्नौज था, ठीक है। दूसरा आपका प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। और बनारस, वाराणसी जिसे कहते हैं चौथा। ये इतने सारे नगर थे जो कि इनके नियंत्रण में थे, चहमानों के यानी चौहानों के। और चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, याद रखिएगा। Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.